प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ साझा प्रेस वार्ता को संबोधित किया। वहीं पोलैंड के प्रधानमंत्री के संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री टस्क के इस सुंदर शहर वार्सो में उनके शब्दों और गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए उनका बहुत आभारी हूँ। भारत पोलैंड मैत्री को मजबूत करने के लिए आपके अमूल्य प्रयास वास्तव में सराहनीय है। मैं आपके योगदान के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड टस्क से कहा कि आप लंबे समय से भारत के अच्छे मित्र हैं। भारत और पोलैंड की मित्रता को मजबूत करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि आज 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया। मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मुझे यह सौभाग्य मिला। इस अवसर पर मैं पोलैंड की सरकार और यहाँ के लोगों का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। 2022 में यूक्रेन संकट के दौरान फंसे हुए भारतीय छात्रों को निकालने के लिए आपने जो उदारता दिखाई है उसे हम भारतवासी कभी भूल नहीं सकते। इस दौरान उन्होंने रूस यूक्रेन जंग और मिडिल ईस्ट में इजरायल और ईरान के बीच तनाव पर भी बात कही। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का ये दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। भारत की कूटनीति से अब क्या हल निकलेगा, ये एक अहम सवाल इस समय है। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश बिल्कुल साफ है, क्लियर है। डिप्लोमेसी और डायलॉग से समाधान निकलना चाहिए। भारत इकलौता देश है जिसके रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। रशिया के साथ आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक रिश्ते हमारे हैं। यूक्रेन के साथ गहरा कूटनीतिक जुड़ाव है। भारत की आर्थिक मजबूती पर दुनिया की इस समय नजर बनी हुई है और इसलिए भी प्रधानमंत्री मोदी का ये पोलैंड का दौरा बेहद खास रहा। अच्छा, आज के कार्यक्रम में क्या खास होने वाला है ये भी आपको बताते हैं। शाम 5:30 से 6:30 बजे पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। फिर 7:20 से 7:50 तक बिजनेस लीडर्स के साथ बातचीत होगी। रात 9 बजे से यूक्रेन के लिए उस समय रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और एक दिन वो यूक्रेन में रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे पर इस समय दुनिया की नजर है। ग्लोबल लीडर प्रधानमंत्री मोदी हैं, आप जानते हैं। शांति दूत की भूमिका उनकी रही है लगभग। रूस से करीबी संबंध हमारे हैं। यूक्रेन से कूटनीतिक जुड़ाव भारत का है। यूरोप से मजबूत रिश्ते हमारे हैं और युद्ध विराम की उम्मीद भी इस समय इस यात्रा के बाद जाहिर की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन का दौरा अहम क्यों है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल रशिया यूक्रेन युद्ध विराम पर बातचीत हो सकती है। गुट निरपेक्षता विरासत को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। वैश्विक शांति निर्माता बनने का अवसर हमारे लिए है। तनाव के बीच संबंध संतुलन की कवायद की जाएगी। दुनिया की भारत को कूटनीतिक बढ़त भी मिलेगी। तो इस नजरिए से प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा यूक्रेन का बेहद अहम माना जा रहा है। अच्छा, मोदी का कीव का दौरा भी एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। युद्ध विराम, आर्थिक, कूटनीतिक और सामरिक जो रिश्ते हैं उसको बनाने की बात हो रही है, जिसके ऊपर पहल भी प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, ये कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री की बात रूस मान सकता है, ये उम्मीद यूक्रेन को है। युद्ध का हल निकल सकता है, सीज फायर पर बात बन सकती है। तो ये तमाम उम्मीदें जो हैं वो यूक्रेन की है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय मेरे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, क्या हमारे रिश्ते रहे हैं, वो रशिया हो, यूक्रेन हो, और जिस तरीके से विचार हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के रहे, ग्लोबल लीडर के तौर पर उनकी पहचान रही है। अब पोलैंड की यात्रा 45 वर्षों बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पहुंच रहा है। यूक्रेन की यात्रा, कीव का दौरा, ये अपने आप में कितना खास हो जाता है? आपने पहले देखा होगा कि 5 बड़े देश हुआ करते थे जिनसे सब अपने संबंध स्थापित करना चाहते थे। अगर हम यूरोप की बात करें तो भारत भी हमेशा फ्रांस, और बहुत पुराने संबंध है भारत के साथ, तो भारत भी हमेशा फ्रांस से अच्छे संबंध रखा करता था। ये बात अलग है कि पोलैंड के साथ हमारे बहुत पुराने रिश्ते भी हैं। कोरोना काल जब हुआ या युद्ध हुआ यूक्रेन वाला, तब कैसे बच्चों को निकालने में उन्होंने मदद करवाई, या फिर कैसे भारत ने विश्व युद्ध 2 के दौरान पॉलिश लोगों की मदद की, ये सब पुरानी बातें हैं। लेकिन व्यापारिक आर्थिक स्थिति में कभी भी ये जो अगर बात करें ऑस्ट्रिया जो पिछले दौरे में प्रधानमंत्री गए, पोलैंड का जिक्र करें या फिर यूक्रेन का जिक्र करें, इनसे कभी कोई संबंध नहीं थे। उस तरह के व्यापारिक संबंधों को रखने की इतनी कोई सोच नहीं थी। वजह क्या थी कि यूरोप में केवल फ्रांस को ही उस तरीके से देखा जाता था। लेकिन अब
भारत भी देखिए बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, पांचवें अर्थव्यवस्था, 140 करोड़ लोगों वाली लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इन तमाम स्थितियों को देखते हुए और इंडो पैसिफिक उस पूरे सिनेरियो को देखते हुए भारत की भी बहुत महत्वपूर्ण अहमियत बढ़ी है। और साथ में भारत भी पोलैंड के साथ, यूक्रेन के साथ, यानी कि भारत का जो अपना खुद का जो विदेश नीति है वो ये है कि वो सबके साथ है, वो किसी उस इंडिपेंडेंट है, सबके साथ है, और नॉन अलाइनमेंट वाला जो फॉरेन पॉलिसी है जिसमें हम सबके साथ हैं, व्यापारिक रिश्ते हम बनाएंगे, लेकिन हम भारत को किस तरीके से फ़ायदा मिल रहा है उसको पहले देखेंगे। और ना तो हम किसी के साथ जाके खड़े हो जाएंगे जो पहले हुआ करता था, और ना ही हम किसी के विरोध में उस तरीके से रहेंगे अगर हमारे व्यापारिक रिश्ते हों। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब पूरे वेस्ट ने, जब सबसे पहले क्रीमिया पर रशिया ने अपना हक जताया और उसको छीना यूक्रेन से, तो पूरे वेस्ट ने निंदा की, यूएन में वोटिंग भी हुई रशिया के खिलाफ, रशिया को अलग थलग करने की कोशिश की, पर भारत कभी भी उस वोटिंग में या एंटी रशिया सेंटिमेंट में खड़ा नहीं हुआ। ये बात अलग है कि अभी भी पोलैंड के इस दौरे में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में और ज़्यादा बेहतरी के लिए हमें कदम उठाने होंगे, ये सही समय है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए भी जो उन्होंने कहा, इंटरनेशनल स्तर पे भी जब बात उठती है तो उसको और कैसे रीडिफाइन किया जाए, वो सही समय है। क्योंकि आतंकवाद, देखिए भारत का अगर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, वो हर मोर्चे पर आतंकवाद और एक क्लीन एनर्जी का जिक्र करता आया है कि कैसे क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। जब वासुदेव कुटुंबकम की वो बात करता है, जब G20 का जिक्र था, तो आतंकवाद, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और वासुदेव कुटुंबकम। और अभी भी प्रधानमंत्री ने हर जगह जाकर, जैसे अभी पोलैंड गए तो इसी बात को रखा वहाँ पर, और ये भी कहा कि ये बुद्ध की देश है और यहाँ पर हम किसी भी तरीके से युद्ध को आगे बढ़ाना या युद्ध, हम शांति से बात करना चाहते हैं, डायलॉग रखना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं यूक्रेन जाने से पहले ये मैसेज देना। तो अब भारत अलग स्ट्रैटेजी, नॉन अलाइनमेंट, एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहा है कि जहाँ से व्यापार, इसलिए आपने देखा होगा कि उन्होंने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का भी बात कही है कि हर साल 12 पॉलिश बच्चे भारत आएंगे, और स्टूडेंट एक्सचेंज की बात कही है, यानी कि युवाओं को बढ़ावा देना। इन तमाम चीज़ों को लेकर हर मोर्चे पर जाकर आतंकवाद के खिलाफ ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते आए हैं। जी अच्छा अदिति, चर्चाएं ऐसी भी रही क्योंकि वो यूक्रेन गए हैं, तो कई लोगों ने भारत में ये भी कहा कि रशिया के साथ हमारे जिस तरह के संबंध रहे हैं और उसके बाद इस युद्ध के दौरान यूक्रेन चला जाना, क्या रशिया के साथ हमारे संबंध पर इसका असर पड़ेगा, और अगर ऐसा होता तो क्या मोदी वहाँ जाते? आपको याद होगा वो ट्वीट जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया गए जुलाई में, और उसी समय अनफॉर्चुनेटली यूक्रेन के बच्चों के अस्पताल में जिस तरह से अटैक हुआ, तो एक ट्वीट आया था। वो ट्वीट था कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता ने देश के सबसे बड़े खूनी को गले लगाना, कहीं ना कहीं शांति की अपील पर पानी फेरना है। ये ज़ेलेंस्की की तरफ से एक्स पर लिखा गया था और पूरे वेस्ट ने इसकी निंदा की, आलोचना की। कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री ये फैसला लेते हैं कि वो यूक्रेन जाएंगे, और वो तमाम बातें बदल जाती हैं। खुद ज़ेलेंस्की ने उनको इनवाइट किया, और अब आप ये देख रहे हैं कि कैसे पूरा यूक्रेन, खुद ज़ेलेंस्की प्रधानमंत्री को पलखे बिछाए उनका इंतज़ार किया जा रहा है। इसकी इम्पोर्टेंस समझना, देखिए जब पूरा वेस्ट रशिया के से नाराज़ था, उसको अलग थलग करना चाहता था, तब भी भारत सस्ता तेल खरीदता रहा। तीसरी बार जब प्रधानमंत्री मोदी आए, शपथ लेकर मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने सबसे पहले रशिया का दौरा किया, और अब यूक्रेन का भी किया। जुलाई में रशिया करते हैं और अगस्त में यूक्रेन का करते हैं। तो आप ये चीज़ दर्शाती है कि भारत को किसी का डर नहीं है, भारत की अपनी एक स्टैंड अलोन पॉलिसी है और वो उस पर चल रहा है। रशिया को बार बार ये कहा जा रहा है कि आप डायलॉग करें, और अभी से नहीं। आपको याद होगा कि पिछली बार जब वो पहले जब G20 से पहले की जो बैठकें हुई थी, उसमें भी भारत ने कई बार कहा था कि शांति की अपील की बात की थी, डायलॉग का जिक्र किया था, और कभी भी भारत ने इसको बढ़ाने की कोशिश नहीं की। हाँ, ये बात अलग है कि भारत को लगता है उसको क्रूड ऑयल सस्ता मिल रहा है रशिया से, वो लेगा। भारत, वेस्ट भले ही रशिया के मामले में भारत से खिन्न हो, लेकिन आप देखिए फ्रांस, बहुत पुराने रिश्ते हैं, और भारत की जो इकलौती जो फैसिलिटी या इकलौती जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि डिफेंस सेक्टर में उसको आगे बढ़ना है। वो रशिया से, अगर अब देखिए रशिया से हमारे डिफेंस सेक्टर में रिश्ते बड़े हैं,
जो हाल ही में हुआ। फ्रांस से हमारे डिफेंस सेक्टर में रिश्ते बहुत पुराने हैं और प्रगाढ़ हुए हैं, और कैसे भारत आत्मनिर्भर हो रहा है डिफेंस, यानी कि डिफेंस फॉरेन पॉलिसी पर भारत आगे बढ़ रहा है। वो सबसे पहले 140 करोड़ वाली जनता, 5वीं अर्थव्यवस्था जो तीसरी पर पहुंचने वाली है, डिफेंस में खुद को सबसे ज़्यादा सशक्त बनाना चाहती है, और वजह है चाइना। देखिए, जहां एक तरफ पूरे विश्व का, भले ही चाइना सबसे बड़ा मार्केट है, इसी वजह से उनको कोई अलग थलग नहीं करता, लेकिन सारे देश मन में जानते हैं कि चाइना पे विश्वास नहीं किया जा सकता। एशिया में अगर साउथ एशिया का बात करें या फिर उस तरह की पॉलिटिक्स का बात करें, तो ऐसे में भारत सबसे बड़ी उभरती हुई देश है। और ऐसे में जब 140 करोड़ जनता है, अगर कोई भी कंट्री भारत के साथ रिश्ते प्रगाढ़ कर रही है आर्थिक, तो वो जानती है कि वो 140 करोड़ लोगों को फैसिलिटेट कर रही है, यानी कितना बड़ा व्यापार होगा। आज पोलैंड देख लीजिए, पोलैंड का अगर आप क्षेत्रफल देखेंगे शिखा, तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य जितना है, केवल 3.25 करोड़ जनता है, और हमारे यहाँ 140 करोड़ जनता। अगर एक भी डील हुई तो पोलिश जो है या फिर जो पूरा पोलैंड है, उसकी आर्थिक स्थिति बदल सकती है जी। और हमारे बहुत वैसे रिश्ते। वही बात है, आपने एक बात कही रशिया को लेकर, इससे रशिया जानता है कि भारत उसका मित्र था, है, रहेगा, और यूक्रेन ये जानता है कि भारत अगर मेरे साथ रहेगा तो कम से कम भारत वो मध्यस्थता कर सकता है, और कभी जब ज़रूरत पड़ेगी तब रशिया को हम टोन डाउन कर सकते हैं भारत के लिहाज से। यही वजह है कि अमेरिका भी ये कहता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता केवल भारत करा सकता है। इसलिए अभी आज की तारीख में पूरे विश्व में भारत इज ग्रोइंग एंड भारत इज अ डेवलपिंग डिपेंडेंसी फॉर एवरी कंट्री, बी इट यूरोपियन कंट्रीज, बी इट वेस्ट कंट्रीज, हर तरीके से, चाहे वो अर्थव्यवस्था के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, भारत एक उभरती हुई कंट्री। और भारत की ज़रूरत है कि हम इतनी बड़ा दूसरी कंट्रियों को अपने पे डिपेंडेंट कर लें, क्योंकि हमारी भी जो 140 करोड़ हमारी भी जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है, और चाइना की भी। चाइना इसीलिए डिपेंडेंसी थी क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बड़ी थी। अब अगर भारत डिपेंडेंट कर देता है बाकी कंट्रीज़ को, तो कहीं ना कहीं चाइना को अलग थलग। तो चाइना की स्ट्रेटेजी के चलते भारत की जरूरत है कि वो अपने फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से रिश्ते, आर्थिक रिश्ते और तमाम तरीके के अलग अलग रिश्ते अपने स्टैंड अलोन तरीके से निभाए। इसलिए रशिया और भारत के रिश्तों में कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। अच्छा अदिति, अमेरिका का इंटरवेंशन हमेशा रहा है, हमने देखा है कि एक स्वतंत्र रूप से अमेरिका हमेशा हस्तक्षेप भी करता रहा, और अगर मॉनिटर करने की बात होती है तो अपने आप को हमेशा अमेरिका सुप्रीम समझता रहा है। लेकिन अब भारत का रोल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मध्यस्थता की बात आ रही है कि भारत अब एक ऐसा देश बन रहा है जो दो कंट्रीज के बीच में मध्यस्थता कराने में सक्षम है। तो जियोपॉलिटिकल रिश्ते, इसको लेकर के अमेरिका के साथ हमारे कैसे हो सकते हैं? अमेरिका के लिए भी भारत एक बहुत ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट है। वजह सेम है, चाइना, वजह है रशिया। वो चाहता है कि रशिया अलग थलग हो, रशिया वीक हो, भारत ज़्यादा रिच हो, भारत के आर्थिक और वो बढ़े हमारे रिश्ते। और वहीं चाइना को, जब चाइना को टोन डाउन करने के लिए भारत को मजबूत करना खास तौर पे अमेरिका की ये मजबूरी है, और उसकी वजह सेम है क्योंकि भारत एक ग्लोबल लीडर की तरह बढ़ रहा है, और उसकी वजह है भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी। आपने एक बात कही, जियो पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका खुद को सबसे सर्व राष्ट्रों में एक मानता था जी, और उस समय उसको कहा जाता था कि ये पूरी जो देश है वो यूनिपोलर उस पर चल रही है, क्योंकि लगता था कि या तो सिर्फ अमेरिका है या सिर्फ रशिया है। फिर एक समय आया जब ये पूरा देश बाइपोलर हुआ, सिर्फ रशिया और अमेरिका के फैसले, उनकी जीडीपी, उनकी अर्थव्यवस्था के लिहाज से दूसरी कंट्रीज इंपैक्ट होंगी। लेकिन पिछले 10 सालों में भारत ने ना ही इसको बाइपोलर ना ही इसको यूनिपोलर, ये मल्टीपोलर, ये पूरा सिनेरियो हो गया कि सिर्फ अमेरिका ही सब कुछ नहीं है, सिर्फ रशिया ही फैसले नहीं लेगा, अमेरिका भी है जो बेहद महत्वपूर्ण फैसलों में रखता है। इसलिए फ्रांस, अगर जो हम वो 5 बड़ी कंट्रीज का जिक्र करते हैं, रशिया, अमेरिका, फ्रांस जैसे, उन कंट्रीज को भारत से आर्थिक और हर तरह के रिश्ते मजबूत करने, ये बायलैटरल रिश्ते मजबूत करने की जरूरत होती है। इसलिए ये भारत ही था जिसने अमेरिका को ये एहसास दिलाया कि अमेरिका को भारत की उतनी ही जरूरत है जितनी भारत को अमेरिका की। वजह भले ही चाहे चाइना को टोन डाउन करने की हो या रशिया को अलग थलग करने की हो, लेकिन जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, भारत तेजी से ऊपर उठ रहा है। ये बात अलग है कि बांग्लादेश, श्रीलंका, जो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, उस पर कहीं ना कहीं बाहरी ताकत
उसमें अमेरिका भी साइलेंटली इन्वॉल्व है, चाइना पूरी तरीके से इन्वॉल्व नजर आता है, और भारत को अपने नेबरिंग कंट्री से कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कराया जा रहा है कि वो असुरक्षित है, लेकिन भारत इसको लेकर भी काम कर रहा है। और ऐसे में अगर भारत की जो डिमांड है, सप्लाई है, वो हमारी पॉपुलेशन की और हमारी स्ट्रेटेजी और हमारे यहाँ डिजिटलाइजेशन का इतना ज़बरदस्त हब है, पूरी विश्व में भारत डिजिटली सबसे ज़्यादा इक्विप्ड है। और आज के समय में डिजिटल जो डेवलपमेंट है उसमें भारत सशक्त है, और वो ज़रूरत है, नीड ऑफ एन आवर है दूसरी कंट्रीज़ के लिए। इसलिए भारत की एक ज़रूरत है, वो डिफेंस डील में और डिफेंस में अपने आप को सशक्त कर रहा है, और भारत पर पूरा विश्व नज़र बनाए बैठा है। जी अदिति, प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति बहुत ज़्यादा विख्यात रही है। अब ऐसे में पिछले 10 साल में आप जियोपॉलिटिकल रिश्ते को कितना बदलते हुए आपने देखा? वही उस बात का ही हम जिक्र कर रहे थे कि एक समय आपने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें भारत जो है कहीं दूसरी लाइन में खड़ा होता था, अमेरिका बीच में खड़ा होता था, भारत एज अ स्पीकर भी बहुत पिछले नंबरों में आता था। G20 जब हमने ऑर्गेनाइज कराया तो जिसे बोलते हैं जॉ ड्रॉपिंग एक्सपीरियंस रहा है पूरे विश्व का। यहाँ तक कि G20 जिस भव्य तरीके से हुआ और जिस तरीके से उस पर सिग्नेचर हुए, जो कॉमन डॉक्यूमेंट होता है, जो असंभव था, जो सबसे बड़ी जीत थी भारत की, जिसमें यूक्रेन रशिया जैसे बहुत सारे रिश्ते थे जिस पर साइन होना बहुत मुश्किल था। वसुधैव कुटुंबकम, भारत ने मिलिट्स को, योगा को, हर एक चीज़ को अपने आप एक स्थापित करा है, भारत की चीज़ों को दुनिया भर में। ऐसे में जो ये वर्ल्ड ऑर्डर है, ये तेज़ी से बदलते हुए भारत एकदम ऊपर आ रहा है। और यही वजह है कि G20 जब ऑर्गेनाइज हुआ तो जो जॉ ड्रॉपिंग एक्सपीरियंस था उसमें कई कंट्रीज़ का ये मानना था कि जब अगली बार जहाँ पर G20 होगा, उसके आगे जहाँ G20 होगा, हम इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से, इतने भव्य तरीके से इसको ऑर्गेनाइज नहीं करा पाएंगे। भारत ने हर एक बार वो मैसेज दिया है, और भारत ने कनाडा को भी मैसेज दिया है, जहां पर नो मीन्स नो वाला मैसेज भी दिया है। जहां पर भारत, तो कनाडा की संसद में अगर भारत को लेकर इस तरह के सवाल उठेंगे तो फिर जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। और कनाडा के लिए ज़रूरत है कि भारत से वापस रिश्ते वैसे के वैसे ही हों। ये बात अलग है कि जो खालिस्तानी एंटी जो सेंटिमेंट है वो अब अमेरिका में बढ़ रहा है, फ्रांस में बढ़ रहा है, कनाडा से निकलकर बाहर जा रहा है, लेकिन क्योंकि भारत की विदेश नीति स्ट्रांग है, और ऐसा नहीं होता हर बार हर चीज़ें बदलती है। जैसे वर्ल्ड ऑर्डर बदलता है वैसे चीज़ें बहुत बदलती हैं। जैसे हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ की जो स्थिति आई है उससे कोप अप करने की अभी ज़रूरत है, बांग्लादेश से हमारे डायलॉग हैं, तो तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि all the rest of the other countries are looking up to India कि अब इंडिया का अगला स्ट्रेटेजिक मोमेंट क्या है। इंडिया अगर पोलैंड जा रहा है तो इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है। इंडिया अगर यूक्रेन जा रहा है, पूरे विश्व की नज़र बनी हुई है कि जुलाई में रशिया और अगस्त में यूक्रेन जाना, ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण और इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजिक मूव है जो हो रहा है। भले ही इंटरनेशनल मीडिया में छप रहा है कि रशिया नाराज़ है, रशिया ये है, रशिया को बेहतर तरीके से पता है कि भारत और उसकी दोस्ती जिस मुकाम पर है अब वो पीछे नहीं हट सकती, और यूक्रेन को पता है कि भारत के बिना यूक्रेन आगे स्थिति से बाहर नहीं आ सकता। और फिर ऑल सेड एंड डन, भारत को चाहिए कि उसके सभी देशों से इंडिविजुअल रिश्ते हों, उसको वर्ल्ड ऑर्डर में आगे बढ़ना है। वो जियोपॉलिटिकल स्थिति में वैसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था पर पहुंच रहा है। ऐसे में वो नीड ऑफ एन आवर है, और उसको डिफेंस स्ट्रेटजी में सबसे ज़्यादा आगे आत्मनिर्भर होना है। इसलिए उन देशों से रिश्ते, एक्सचेंज, चाहे आर्थिक तरीके से बिजनेस, जहां से वो भारत की जनता को सशक्त कर सके और अपने यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा के उस देश की जनता की भी मदद हो सके, उस देश की भी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। बिल्कुल, तो देखिए आत्मनिर्भर बनकर के भारत आगे बढ़ रहा है, और इसलिए आज भारत की ज़रूरत हर किसी को है। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे विश्लेषण के लिए।